तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने मेड प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फिलहाल बात कर रहे हैं आपके क्लास 9th के इस सिविक्स वाले चैप्टर की, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और आज हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होने वाला। मैंने कल ही बताया था कि ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वहाँ पे आपके हिस्ट्री के नाजिज्म की। तो सीयूटी का ये चैनल नहीं है, ये चैनल है आपका फाउंडेशन का। सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन बिना किसी डिले के। यस, वेरी गुड इवनिंग पीहू, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। या तो हम बात करें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की। कुछ एक टॉपिक्स हमारे लिए बच गया था कल का डिस्कशन में, तो आज हम उसे कंक्लूड करेंगे और फिर कुछ एक क्वेश्चंस देखने के बाद आज हम इसे वाइंड अप करेंगे। चलिए, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? प्लीज एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। केहू, क्या मेरी आवाज आ रही है बाबू? चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अंदर हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। तो दिस इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन रिटन फॉर्मेट। हाँ, ठीक है। और वहां पे आपने देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था उस देश के नागरिक के बीच में और लीडर के बीच में। सिटीजन और उसके लीडर्स दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच में हमने बात की थी अपने इस म्यूचुअल ट्रस्ट की। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो रिलेशनशिप को देखने के बाद अगर आप कंक्लूड करना चाहते हो कुछ, तो वो पॉइंट सीधा सा होगा कि कुछ भी अगर हम डिमांड करें एज अ सिटीजन, तो वो फुलफिल होनी चाहिए, हमारे फुलफिल हो जानी चाहिए, की जानी चाहिए किसके द्वारा? हमारे लीडर्स के द्वारा। तो वो रिलेशनशिप हमने देखा कि रिलेशनशिप क्या क्या है मैंगो मैन और उनके लीडर्स के बीच में। यहाँ पे मैंगो मैन के एस्पिरेशन से डिमांड्स के फॉर्म में वो रखे जा रहे हैं आपके सामने, और ये फुलफिल की जाएंगे किसके द्वारा? लीडर्स के द्वारा। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने बात की थी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका का काफी डिटेल्ड में हमने डिस्कशन किया था। उससे पहले अगर आप देखते तो हमने देखा था फंक्शन क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने बात की थी कि फंक्शन डेवलप्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, एक एक करके मैं यहां पे बता रखा था। इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल। इट इंश्योर्स एकोमोडेशन टू ऑल to live together within a nation. It specifies the constitutional basis with which government would be elected. Fundamental rights of the people it guarantees. इसके बाद it limits the power of government, and finally it expresses the aspiration of the people which is associated with welfare, इकोनॉमी, वेलफेयर, डेमोक्रेसी। ये सारे हमारे पास हो जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हो भाई साहब। तो आपने वहां पे देखा था, हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जब हम बात करेंगे तो वो किस तरीके से किस परिस्थिति में डेवलप की गई थी। तो थोड़ा सा हमने ऐसे ही रैंडमली कुछ एक पॉइंट बता दिया था कि इसको बनने में लग गए थे 2 साल 11 महीने 18 दिन। कंप्लीट हुआ था भाई 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर जब 1949 को ये बनता है तो वहां पे देखेंगे इंस्टेंटली हम उसे इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, हम अप्लाई करते हैं इसे इंडिया के ऊपर 26 जनवरी 1950 को, और तब इंडिया बन जाता है क्या? रिपब्लिक। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। इसके बाद सर्कमस्टांसेस, जी हाँ, इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस वक्त हमारे इंडिया की क्या क्या परिस्थितियां थी, इंडिया के अंदर लोगों की क्या क्या सिचुएशंस थे, क्या क्या डिमांड्स थी, क्या उनकी एस्पिरेशंस थी, इन सभी चीजों को आपने यहाँ पे देखा। तो इसे भी अपने पॉइंट्स के फॉर्म में देखा जिक्र होते हुए। तो सर्कमस्टांसेस को भी हमने कवर कर लिया। इंडिया मेन अगर देखें वहां पे इंडिया और पाकिस्तान उस वक्त अलग हो रहे थे, पार्टीशन का फेज था। और वहां पे जो हमारे उस वक्त के फोर फादर्स थे, जो लीडर्स थे, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस परिस्थिति को देखते हुए
फ्यूचर को प्लान करना, जहां पे अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आती है तो उससे कैसे संभला जाए। तो आप ध्यान रखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए ऐसे, जिसके बेसिस पे उस वक्त की जो परिस्थितियां थी अगर वो इंडिया के अंदर आते हैं तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइक रिलीजन के बेसिस पे आपने देखा था कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। हम इंडिया के लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझते थे कि रिलीजन के बेसिस पे हम अपना ये निर्माण नहीं कर सकते थे। इसलिए आज हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, और ये फीचर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर ऑलरेडी डाला गया, जिसका हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके सर्कमस्टांसेस जो कि उस वक्त अवेलेबल थी, जिसके थ्रू क्या हो रहे थे लोग, जो स्पेशली वो सारे लीडर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्वॉल्व थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या होनी चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, आपने देखा था कि टोटल 546 प्रिंसली स्टेट्स का जिक्र आपको देखेंगे वहां, और इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर रहना है, और किस तरीके से हम इसे इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, एड ऑन करेंगे, ये जिम्मेदारी दी गई थी किनको, हमारे उस वक्त के लौह पुरुष जो हमारे आज माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और वो ही रिस्पॉन्सिबल थे आज इस यूनिटी को हमारे सामने लाने में। तो इसलिए उनके इस काम को देखते हुए उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं एशिया इंडिया के अंदर एकता दिवस के तौर पे। और आपको पता है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है जो कि हमारे कहां पे देखने को मिलता है, गुजरात के अंदर जो साधु बे थे नर्मदा बेसिन के आइलैंड में, वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का, और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। फिर आगे बढ़ रहे हो आप, तो आप देख रहे हो कि सिमिलरिटी, चूंकि यहां पे आप देखोगे कि हम कंपेयर करेंगे अपने इंडिया को और हमारे साउथ अफ्रीका को, और जब फाइनली आप आगे बढ़ोगे साउथ अफ्रीका से आगे, तब हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की। तो अल्टीमेटली हमने देखा यहाँ पे कुछ एक सिमिलैरिटीज जो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में आपको दिखेगी, वो अभी अभी हमने यहाँ पे कवर कर रखा। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर वो सारे प्रोसेसेस की जिसके थ्रू आप देखेंगे इंडिया साउथ अफ्रीका के अंदर क्या लाया जा रहा, डेमोक्रेसी लाया जा रहा, और ये एक बहुत लंबा प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल है किसके अगेंस्ट, यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट, और साथ साथ स्पेशली अगर बात करें साउथ अफ्रीका के, तो वहां पे आप देखेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, व्हाइट पीपल के अगेंस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स को आपने जिक्र देखा था। एक पॉइंट और हम यहाँ पे बात करेंगे, आपने देखा था कि हमने एएनसी की बात की थी। एएनसी मतलब अफ्रीकन नेशनल नेशनल कांग्रेस की हमने बात की थी। थोड़ा सा एएनसी पे हम स्ट्रेस डालेंगे, पहले भी शायद हमने इसका जिक्र किया था, एएनसी का कहीं पे जिक्र आया है, एक बार हमने जिक्र किया था इसका, एक बार फिर से हम करते हैं इसका जिक्र, नहीं आया है तो फिर आपको अभी हम बता दें, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डाला गया, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि इसका एडिशन हो जाए। चलिए कर लेते हैं। एएनसी के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आपको पता है कि ये लीड किया जा रहा था जो स्ट्रगल, वो नेल्सन मंडेला के द्वारा किया जा रहा था। तो आपके एनसीईआरटी में अगर आपने देखा है तो उन्होंने थोड़ा सा वहां पे एएनसी के अंदर बताया है कि कौन कौन से लोग का वहां पे पार्टिसिपेशन देखेंगे जो अफ्रीका से आते थे, बट काफी अच्छे तरीके से वो यूनाइटेड होके जो व्हाइट पीपल थे उसके अगेंस्ट वो क्या करते, स्ट्रगल कर रहे थे। तो 1950 में क्या होता है, गठन होता है किसका, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। नेशनल कांग्रेस जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के बनेगी, क्यों बनेगी जरा गौर कीजिएगा। 1950 में भाई नेल्सन मंडेला, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हो तो ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है ये मिलके बना हुआ है इन सभी लोगों से। कौन कौन है जरा ये लोग गौर कीजिएगा, ये लोग कौन कौन है जरा गौर कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे लोग हैं, वो हैं वर्कर्स यूनियन है। दूसरा है हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी जिसे आप बोल सकते हो सोशलिस्ट पार्टी से भी वो क्या रहेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त जो ये पीरियड था वो आप देखेंगे सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म से अफेक्टेड था, इन्फ्लुएंस था। तो कम्युनिस्ट को प्रमोट करने वाले कुछ लोग थे साउथ अफ्रीका के अंदर, वो भी क्या कर रहे हैं, इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो आप तो क्या देखोगे, हमारे पास यहाँ पे लिबरल व्हाइट्स भी थे, कुछ ऐसे
समझदार हम लोग हमेशा रहते हैं लिबरल व्हाइट्स, जो परिस्थितियों को ऑब्जर्व करते हैं, वो बताते हैं कि भाई हमारे द्वारा जो हमारे लाइक अगर बात करते हैं, जैसे इंडिया के अंदर ही आप देखोगे कि कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। फिर आप बहुत सारे ऐसे लाइक लिटरेरियंस की आप बात करोगे जो कि काफी पॉपुलर थे, उनकी ओरिजिन ब्रिटेन की थी, बट वो समझते थे कि भाई इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ के आम जनमानस को, यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ड्रेन ऑफ माइंड्स हो रहा है, और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को पुअर बनाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ के लोगों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो ये सारी चीजें व्हाइट लोगों को पता थी और उनका सपोर्ट भी हमें मिला। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर भी कुछ एक ऐसे लोग थे जो कि उनका जिनका ऑरिजिन तो था ब्रिटेन, बट वो समझते थे कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर रहे हैं, अपार्थाइड सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये जांचती है और ये नहीं प्रमोट होना चाहिए। तो ये लोग भी यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक साथ आए हुए थे। वो व्हाइट पीपल के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उसका जिक्र देख रहे हो आप यहाँ पे इसीलिए। तो वर्कर यूनियंस जो उस वक्त के वर्कर्स थे वो अपना सपोर्ट दे रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी जो लाइक खुद अपना इंटरेस्ट दे रखी थी कि हमें डेमोक्रेसी लानी है, और साथ साथ लिबरल व्हाइट्स भी जानते थे कि ये जो बाकी के सारे जो मेजोरिटी ऑफ द व्हाइट पीपल जो प्रमोट कर रहे हैं, लाइक क्या बोलते हो आप, अपार्थाइड सिस्टम को, वो सही नहीं है। इसीलिए ये सारे मिलके इन्होंने क्या किया, एएनसी को सपोर्ट किया, और इसीलिए एएनसी बन जाएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए बार बार आप देखते हो ये एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा गया आपको कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा जो कि ब्रिटिशर्स या फिर व्हाइट लोगों के अगेंस्ट क्या करेगा, इस रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेगा। ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ रखी है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, 1950 में नेल्सन मंडेला के द्वारा स्थापित किया गया था, बट आप देख रहे हो इनके जाने के बाद भी ये क्या था, इफेक्टिव तरीके से काम करते रहा। बच्चे कल पूछ भी रहे थे कि सर नेल्सन मंडेला तो चले जाते हैं, फिर ये कैसे काम करता है? रीजन ये आप देंगे कि इनके जाने के बाद अगर आप देखते हो तो ये चूंकि एक लीडर से नहीं बना हुआ था, हाँ मेन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था वो नेल्सन मंडेला के द्वारा बनाया गया था, पर इसके जो सबऑर्डिनेट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी वो सभी का एक ही सिंगल इंटेंशन था कि हमें ब्रिटिशर्स या फिर व्हाइट पीपल के अगेंस्ट काम करना है। इसलिए वो नेल्सन मंडेला के आइडियोलॉजी को ही प्रैक्टिस करते रह गए, स्ट्रगल करते रह गए कंटिन्यू अपना, और फाइनली उनको जाके 1994 में हाथ लगती है सफलता, जहां पे देखेंगे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन, पहले डेमोक्रेसी आती है, फिर वो अगले 2 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना ड्राफ्ट कर लेते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो बातें लिखते हैं वो ये बताता है कि जो भी यहाँ पे लोग बसे हुए हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो पहले किसी भी तरीके से हमें अफेक्ट कर रहे हो, अब चूंकि हम आजाद हो गए तो अब हम सबको क्या देंगे, बराबर का हक देंगे, किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, सब लोग समानता के हक है, हकदार है। और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जब बताता है इन सब बात को, तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को बनाया जा रहा है क्या, रेनबो नेशन। ये बात हमने पिछले सेशन के दौरान भी कही थी आपको, आई होप कि ये बात अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हुए आप, तो 26 अप्रैल 1994 को आपने देखा था कि अपार्थाइड सिस्टम, वहां पे गवर्नमेंट, अपार्थाइड सिस्टम जो होती है खत्म हो जाती है, अफ्रीकन गवर्नमेंट आ जाती है, एंड दे फॉरगिव व्हाइट पीपल फॉर देयर मिसडीड। जो बुरे काम वो व्हाइट पीपल कर रहे थे उसको वो भुला देते हैं, और उसको उनको भी अपने कंट्री के अंदर एक एकोमोडेशन देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं एकोमोडेशन, जिसके द्वारा वो साथ साथ रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और फिर जब आप पुरानी बातों को भूल जाओगे, फिर आगे बढ़ के आप देखोगे खुशियां ही खुशियां फिर मिलेगी, और यही बात आप यहाँ पे देख रहे हो उसका जिक्र होते हुए। तो ये था हमारे पास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो इंडियन, अभी एक पॉइंट और है कि हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि व्हाई, ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको ये बात हम बताते हैं क्यों हमारा ये जो अफ्रीका है वो कहलाता है। हाँ, क्वेश्चन गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी दिख सकता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स में आप इसे समझ सकते हो, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड
साउथ अफ्रीका एज अ रेनबो नेशन, एज अ रेनबो नेशन, एज अ रेनबो नेशन। क्यों साउथ अफ्रीका को इस कॉन्स्टिट्यूशन ने रेनबो नेशन बना दिया? तो ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको सीधा से बताना कि पार्टिसिपेंट कौन कौन से थे। पार्टिसिपेंट कौन कौन से थे? जब पार्टिसिपेंट पता चल जाएगा कि वहां पे जो लोग जीत के आ रहे हैं, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि जब मल्टीकल्चरल मल्टीरेशियल कम्युनिटी को आप जब प्रमोट कर रहे हो तो अलग अलग रेसेस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जगह। इट्स स्टिल गोइंग ऑन, राइट पीयू? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? जल्दी से मुझे फटाफट बताइए तो। एम आई ऑडिबल? जी हाँ, चलिए ठीक है। तो क्या देख रहे हो आप कि ये क्वेश्चन अगर पूछे जाता है कि व्हाई साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड साउथ अफ्रीका एज ए रेनबो नेशन, तो वहां पे आप बात करेंगे पार्टिसिपेशन की, आप बात करोगे लोगों की पार्टिसिपेशन की। हाँ, थैंक यू सुमन, वेरी गुड इवनिंग, हाय। चलिए, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोटेड, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोटेड अ मल्टीकल्चरल, ध्यान रखेंगे यहां पे मल्टीकल्चरल, मल्टीकल्चरल, मल्टीरेशियल, मल्टीकल्चरल एंड मल्टीरेशियल सोसाइटी। हाँ, तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोटेड a multicultural and multi-racial society and provided forgiveness to all white people for their misdeeds। और यहां पे अगर जब हम बात करेंगे मल्टीकल्चरल रेसेस की, तो यहां पे आप क्या देखोगे? मल्टीकल्चरल रेसेस में कौन कौन से आ जाएंगे भाई? मल्टी कल्चरल रेसेस की जब आप बात करोगे जिससे अफ्रीका बना रहेगा, वो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे किनका किनका आप जिक्र देखोगे? पहले तो नेटिव ब्लैक पीपल रहेंगे, सैन बुशमैन जिसे बोलोगे आप, सैन बुशमैन, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी को ही मैं आपके सामने रख रहा हूं, प्योर एनसीईआरटी में आपके सामने रख रहा हूं। पैस्टोरल खोई का जिक्र आप देखेंगे, पैस्टोरल खोई का आप जिक्र देखेंगे। फिर बात करोगे आप किनकी? बात करोगे आप ब्लैक माइग्रेंट्स फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका, ब्लैक माइग्रेंट्स फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका, ठीक है। फर्दर आप देखते हो तो आपको क्या पता चलेगा? हम बात कर रहे हैं किनकी? हम बात कर रहे हैं इसके बाद डच, ब्रिटिश, इंडियन, चाइनीज, फ्रेंच पीपल की। डच, ब्रिटिश, ये सारे कौन होंगे भाई? यूरोपियंस रहेंगे, तो क्या होंगे? व्हाइट पीपल रहेंगे, व्हाइट पीपल होंगे, ठीक है। इसके बाद आप बात करोगे लाइक ब्राउन पीपल की, ब्राउन पीपल, ब्राउन पीपल ये कौन रहेंगे भाई? इंडियंस रहेंगे यहां पे। फिर बात करोगे आप किसकी? चाइनीज की। ये सारे पीपल अब यहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड हो गए हैं और ये अलग अलग कल्चर से आते हैं। सैन बुशमैन खुद लोकल नेटिव पर्सन है, पास्टोरल कोई बाहर से आए हैं, सॉरी पास्टोरल कोई भी लोकल है, बट क्या है वो पास्चर में बिलीव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, सो दे आर नोमैडिक। फिर बात करते हो ब्लैक माइग्रेंट्स फ्रॉम सब सहारा, सब सहारा से ये क्या है? वो माइग्रेट होके कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम में या फिर यूरोपियन कॉलोनीज के टाइम में वो यहाँ पे सेटल्ड हो गए, परमानेंटली शिफ्टेड हो गए, परमानेंटली यहाँ पे क्या हो गए? सेटल्ड हो गए। डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, जर्मन जो भी थे यहाँ पे व्हाइट पीपल, वो भी यहाँ पे अब इतने साल रह गए हैं। आपने देखा था कि 17th 18th सेंचुरी में वो अफ्रीका में आते हैं,
साउथ अफ्रीका में पहुंचते पहुंचते वो देखेंगे परमानेंटली यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं। तो तकरीबन 100-150 साल अगर रह जाता है कोई लाइक समझ सकते हो ह्यूमन बींग्स एक प्रॉपर जगह पे, तो उसका एक प्रॉपर क्या हो जाएगा, ऑरिजिन वहीं से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये व्हाइट पीपल को भी आप यहाँ पे देख रहे हो, फिर इंडियन भी देख रहे हो, ब्राउन पीपल को भी आप देख रहे हो, और चाइनीज पीपल तो है ही। तो ये सारे मल्टी कल्चरल जो बिहेवियर आप देख रहे हो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट कर रहा है, इसने क्या किया, इन सभी के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड एकोमोडेशन फॉर ऑल। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास बना देता है हमारे अफ्रीका को क्या, रेनबो नेशन। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आराम से इस तरीके से आंसर कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक थे, कौन कौन से लोग इंक्लूड कर रहे हो, अलग अलग जो कल्चर क्या रहे हैं, अलग अलग रेसेस क्या रहे हैं। चाइनीज अलग रेस के हैं, वी इंडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट रेसेस, white people are from different races, local people of Africa they are from different races, black migrant from sub-Saharan Africa they are from different races। तो अलग अलग रेसेस के आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, और फाइनली वो जाके साउथ अफ्रीका एक जो कि छोटा सा टेरिटरी वहां पे आके वो जमा हो जाते हैं। तो अब वहां पे अब डेमोक्रेसी आ गई तो सबको एक बराबर का हक मिलेगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अब वो यहाँ पे रह सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो मल्टी कल्चरल रेसेस नाउ दे आर गेटिंग accommodation provided there where they can live together। और फाइनली इसके जरिए आप देखेंगे साउथ अफ्रीका बन जाएगा हमारे पास क्या, रेनबो नेशन। ये पॉइंट अभी अभी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया, ये सारे पॉइंट्स को हमने ऑलरेडी देख रखा है। फिर हम आप बात करते हैं अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम कल थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कुछ एक पॉइंट्स को डिस्कस करना भूल गए थे। मैंने बोला था कि कुछ एक फैक्ट्स को हमें वहां पे क्या करना, ऐड करना है। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। चलिए तो फटाफट अब हम इन सभी चीजों को देख लेते हैं जो कि कल हम स्किप कर दिए थे। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि एसोसिएटेड होंगे हमारे पास हमारे इंडिया से रिलेटेड। तो इंडिया इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ making its own constitution, on the verge of making its own constitution। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हमने कुछ एक पॉइंट्स को बताया था, डिस्कस किया था आपके सामने, बट फिर भी जो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी छूट गई थी वो आज हम आपके सामने एकदम तरीके से रखेंगे। आपके एनसीईआरटी में भी उसका जिक्र किया गया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम नया चीज लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा था कि हमने बात की थी 1928 में, जो कि आप देखेंगे यहां पे जिक्र होते हुए। सबसे पहले आप बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं 1924 की, जहां पे स्वराज पार्टी जो होती है ऑफ इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें, मतलब समझ सकते हो आईएनसी की हम बात कर रहे हैं। इसके एक लीडर होते हैं हमारे पास कौन, एम एन रॉय। इसके लीडर कौन होते हैं भाई, एम एन रॉय। ये क्या डिमांड करते हैं भाई, डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये क्या करते हैं, डिमांड करते हैं सबसे पहले। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में जो डेट लिखा है वो है 1928 का। 1928 का हम जिक्र देख रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी आपका जिक्र दिखेगा। 1928 की बात करते हो तो आपने देखा था कि मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 और लोग थे। मोतीलाल नेहरू प्लस 8 अदर
मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे ड्राफ्टेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। मोतीलाल नेहरू प्लस 8 अदर मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे ऑल टुगेदर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हो तो हम बात कर रहे हैं 1931 की। यहां पे फिर से आप बात करोगे कराची सेशन, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां पे अगर आप देखते हो तो क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं फिर से नए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो दोनों केसेस में आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू और 8 अदर मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये क्या करते हैं, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गौर कीजिएगा ये सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1931 में भी आप देखेंगे कि कराची सेशन जब होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक हमेशा प्रोटोकॉल रहा है कि जब से इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था तब से लेके 1947 तक रेगुलर बेसिस पे हर साल दिसंबर के मंथ में इंडिया के अलग अलग कॉर्नर में, इंडिया की बात मैं कर रहा हूं तो मतलब आप समझिए कि यूनाइटेड इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जहां पे तब पाकिस्तान भी होगा हमारे पास, अफगानिस्तान के भी कुछ एक पार्ट्स इंडिया में थे, और साथ साथ हमारे आज के बांग्लादेश की बात करते तो वो भी इंडिया के अंदर माने जाते थे, ठीक ना। इतने बड़े वास्ट टेरिटरी के अंदर जो भी हमारे पास लाइक मेजर सेंटर्स थे, वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर में हर साल क्या करती थी, एनुअल सेशन कंडक्ट करवाती थी। तो दिसंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिसंबर 1931 में कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पे ये फिर से क्या करते हैं, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो अलग अलग टाइम फ्रेम में, एक 1928 में और एक 1931 में, दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम में, दोनों जगह आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग की बात की जा रही है। अब यहां पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपके सामने कुछ एक पॉइंट लिखेंगे कि सिमिलैरिटीज, क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन, between the constitutions drafted in 1928 and 1931। 1931 और 1928 और 1931 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, एक मोतीलाल नेहरू के द्वारा और एक एनुअल सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके आंसर्स की, तो सिमिलैरिटीज में क्या क्या आ जाएंगे भाई, जरा गौर कीजिएगा। सिमिलैरिटीज की बात करते हो, सिमिलैरिटीज की बात करते हो तो सबसे पहले दोनों, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे उनके अपने अपने, बट कुछ ग्राउंड्स पे वो दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी, सेम थी। जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखते हो तो क्या था भाई साहब, गौर कीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट था कि वी शुड प्रोवाइड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहला ग्राउंड था कि वी शुड प्रोवाइड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वोटिंग राइट फॉर ऑल मींस दैट इज वोटिंग राइट फॉर ऑल, सभी के लिए क्या देंगे हम, वोटिंग राइट देंगे। पहला पॉइंट ये देख लिया आपने। दोनों कराची सेशन और लाहौर से, सॉरी 1928 का मोतीलाल नेहरू का कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों सेम पॉइंट पे स्ट्रेस डाल रहा है। वो कुछ एक पॉइंट यहाँ पे हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला आपने देखा वो था क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम सभी को देंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरा ग्राउंड क्या हो जाएगा भाई साहब, दूसरा ग्राउंड अगर आप देख रहे हो तो दूसरा हमारे पास है कि हमें राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है। राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी। आज अगर देखते हो तो आपको पता है कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नाउडेज अगर देखते हो तो इससे आप देखें हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड होते हुए, ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर ये और ऐड हो रखा है। धर्मेंद्र वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। तो पहला आपने देखा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी के लिए वोटिंग राइट चाहिए। एक क्राइटेरिया होगा जो कि सिर्फ एज का होगा, उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी सभी के लिए हम देंगे, जो भी इंडिया के सिटीजन है सबको ये हक देंगे। तीसरा अगर देख रहे हो तो वो क्या है भाई साहब,
तीसरा है कि माइनॉरिटी जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये तीनों अगर आज आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों जो है हमारे पास वो फंडामेंटल राइट के अंदर ऑलरेडी एडेड किए जा चुके हैं आज के समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये 1928 और 1931 का जो कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो आप, जो ड्राफ्ट किया गया था, दोनों में हमारे पास ये 3 पॉइंट्स पे वो सभी लोग क्या थे, सहमत थे कि हमें सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देनी चाहिए, साथ साथ राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी को भी प्रमोट करना चाहिए, और उसके बाद बात करते हो तो प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें माइनॉरिटीज के राइट्स को। जो लोग माइनॉरिटीज आ जाते हैं, जो कि जिनका जो अलग धर्म फॉलो करते हैं, अलग रिलीजन से आते हैं, पर उनका पॉपुलेशन क्या है, कम है, नंबर कम है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं। तो ये हमारी राइट हो जाती है कि उनके राइट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। तो ये सारे कॉमन ग्राउंड्स थे जिसके ऊपर दोनों क्या थे, सहमत थे। फिर आगे बढ़ते तो आपने देखा था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई थी, ठीक ना। हाँ, फिर आगे बढ़ते तो आपने देखा था कि सोर्सेस क्या होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस क्या रहेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहला तो हो जाएगा आपके पास ब्रिटिशर्स, गवर्नमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। आज भी अगर आप देखते हो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माना जाता है कि हूबहू कॉपी है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, उसी का लगभग कॉपी है। हाँ, उसमें कुछ और चीजें हमने ऐड की है, तो क्या क्या चीजें ऐड की है जरा गौर कीजिएगा। सोर्सेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज के जो अच्छी चीजें थी वो भी हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम अदर कंट्रीज, बात करते हो कि अलग अलग कंट्रीज से हमने क्या लिया है, तो सबसे पहले अगर यहां पे देखते हो तो हम बात करेंगे खुद ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, यूएसए से हमने क्या लिया है, रसिया से क्या लिया है, जर्मनी से हमने क्या लिया है, फ्रांस से क्या लिया है, जापान से हमने क्या लिया है, और साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया। ये सारे कंट्रीज हो जाते हैं जिससे हमने कुछ ना कुछ पॉइंट्स अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने ऐड किए। चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम बताते चले कि हमने क्या क्या मोटा मोटी जो चीजें आप समझते हो, यूएसए के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन वहां से हमने लिया है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। साथ साथ जो फंडामेंटल राइट आज देखते हो वो हमने यूएसए से लिया है। ब्रिटेन से हमारे पास बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो देखते हो वो भी हमने ब्रिटेन से, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आप देखते हो वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। रसिया से अगर आप बात करते तो वहां से हमने लिया है भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रसिया से लिया है। जर्मनी से बात करते हो तो जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं, इमरजेंसी किस हालात में इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगाए जाएंगे, और जैसे हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं वो किस परिस्थिति में लगाया जा सकता है, चाहे वो मनी के बेसिस पे हो, चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन के तौर पे हो, किसी बेसिस पे हो, जिस बेसिस पे लगेगी वो हमने लिया है जर्मनी से। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है। फिर बात करते हो फ्रांस से, तो फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। आपने बहुतों बार क्लास 9th में ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ये सारे वर्ड्स देखे होंगे। जापान से हमने क्या लिया, जापान से आई थिंक हमने लिया है, जस्ट मिनट मैं आपको बता देता हूं। ये सारे पॉइंट्स काफी क्रूशियल है और आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां से आज नहीं कल तो आपको ये चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक ना। हाँ, फ्रांस से हमने लिया है आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। साउथ अफ्रीका से हम लिया अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो हमारा जो अमेंडमेंट बात करते हो आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक ना। और इलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा राज्यसभा का, ठीक ना। तो जापान से हमने, साउथ अफ्रीका की पहले हम बात कर लेते हैं, आर्टिकल 68 की बात करोगे, आर्टिकल 368 यहाँ पे बात करोगे अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो वो क्या होगा, जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक ना।
तो लॉ का जो प्रोसीजर होगा वो हमने जापान से लिया, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये कुछ एक पॉइंट्स ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि आपको हम बता सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ली गई अलग अलग इन्हीं सारे कंट्री से, बट जो मेजर चीज आप सुने हो, पढ़े हो, जाने हो, उसको सिर्फ अभी हमने आपके सामने रखा। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते। तो ये हो गया सोर्सेज। मेजर जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था वही है हुबहू यहाँ पे। उसके बाद अलग अलग कंट्री से और भी बहुत सारी चीजें ली है हमने, कुछ जो इंपॉर्टेंट जिसको आप जानते हो वो आपके सामने हम रखे हैं। ठीक है, एक बच्चे पूछ रहे कि सर बाइकैमरलिज्म क्या होता है, बाइकैमरलिज्म क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा। बाइकैमरलिज्म हमारे पास एक तरह का क्या होता है, सिस्टम होता है जहां पे आप बात करते हो दो सदन की। हाँ, बाइकैमरलिज्म की बात करते हो तो ये हो जाता है हमारे पास एक सिस्टम जहां पे आपको दिखेंगे दो हाउसेस पार्लियामेंट के अंदर, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि कौन कौन से भाई साहब, लोकसभा और दूसरा कौन है भाई, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा जो दो हाउसेस देख रहे हो वो आप देख रहे हैं कि हमारे वो बाइकैमरलिज्म को ही डिनोट करते हैं, जो कि हमने डायरेक्टली कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। इसके बाद आपने देखा इन सभी चीजों का जिक्र। फिर एक चीज और हम आपको बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर देखते हो तो पहले ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर था ये वर्ड एडेड नहीं था, बाद में हमने ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, गौर कीजिएगा। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर जो था वो बाद में ऐड किया गया, ठीक है। आपको एक बार हम ये बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। फिर एक और पॉइंट था जो कि हम चाहेंगे कि आपको पता चल जाए। हाँ, चलिए ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हाँ, अब इस प्रियम्बल की जब हमने बात की थी तो यहाँ पे आपने कौन कौन से टर्म्स देखे थे भाई साहब, ये सारे टर्म्स आपने देखे थे। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि बताते हैं इंडिया के फीचर्स को। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सोशलिस्ट और सेक्युलर की बात जब हम करेंगे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, सोशलिस्ट और सेक्युलर ये बाद में ऐड हुआ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो ऐड हुआ है वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। पहले ये नहीं था, सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में एडेड हुआ, एडेड लैटर ऑन, एडेड लैटर बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, ठीक है। अब एक फीचर और आपने देखा था जहां पे आपने बात की थी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, और इसके अंदर एक और वर्ड था हमारे पास, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यहां पे अगर आप देख लो, इंटीग्रिटी की हमने बात की थी, इंटीग्रिटी दिख रहा है यहाँ पे, ये इंटीग्रिटी, इसे भी मैंने हाईलाइट किया। तो फ्रैटर्निटी के अंदर एक वर्ड था जहां पे आपने बात की थी, फ्रैटर्निटी के अंदर हमारे पास दो वर्ड्स थे, एक था हमारे पास कौन सा भाई, यूनिटी, और दूसरा था इंटीग्रिटी। तो यूनिटी पहले से ही था, यूनिटी पहले से ही था, यूनिटी पहले से ही था, ठीक है, यूनिटी पहले से ही था। जो हम जब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की तो ये ऐड हुआ था उसी समय जब हमारे पास सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हमने ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सोशलिस्ट और सेकुलर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला 1976 में। उसी दौरान आप देखिए इंटीग्रिटी का भी एडिशन हुआ, एडेड लैटर, एडेड लैटर इन 19 ऑन 1946 सॉरी 1976 थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो तीन चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे ऐड हो रही है बाद में, बाकी का जो हमारा पूरा जो प्रियम्बल है हुबहू है, सोशलिस्ट और सेक्युलर, और साथ साथ इंटीग्रिटी की बात करते हो तो ये इंदिरा गांधी के टाइम में 1976 के दौरान उन्होंने ऐड करवाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो हमारे लिए काफी क्रूशियल हो जाती है, ठीक है। आप थोड़ा सा जस्टिस की बात करते हो, जस्टिस किस बेसिस पे आप प्रोवाइड कराओगे भाई साहब,
जस्टिस आप किस बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हो? जस्टिस आप प्रोवाइड करा रहे हो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेसिस पे। जस्टिस किस किस बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हो भाई? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, ठीक है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम आपको मिल रहा है किस बेसिस पे भाई? फ्रीडम किस बेसिस पे मिल रहा है? देखिए, थॉट का फ्रीडम, आप कुछ भी सोच सकते हो। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये आपके पास क्या है? लिबर्टी है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, हाँ, लिबर्टी ऑफ थॉट, और क्या है? बिलीफ था, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, और क्या था भाई साहब? बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये हूबहू इसी ऑर्डर में आपको याद भी रखने, ठीक ना। तो आप यहां पे देखते हो, तो ये थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप की बात करते हो, तो ये हमारे पास हमारा राइट है, फ्रीडम है। लिबर्टी मतलब क्या समझ लो कि हमारे पास अपना फ्रीडम है, इसके ऊपर हमें कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, ये हमारा अपना हक हो गया। इक्वलिटी की बात करते हो, इक्वलिटी के साथ, इक्वलिटी के दरमियान आपको किस किस चीज का इक्वलिटी मिलेगा? स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का, राइट। इक्वलिटी आपको मिलेगी किस तर्ज पे? स्टेटस, कि आपको कोई इंफीरियर ना दिखाए, कोई अनटचेबिलिटी ना प्रैक्टिस करे, स्टेटस का और अपॉर्चुनिटीज का। आपको जिस अपॉर्चुनिटी, जिसमें भी कैरियर बनाना है आप उसमें बना सकते हो। साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में कोई आपके साथ पार्सनिटी करेगा, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी रहे। तो ये सारे हमारे पास हो गए ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स और राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो जस्टिस के बेसिस पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हमें मिलेगी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का रहेगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी को प्रमोट करोगे जिसके जरिए आप कंट्री के अंदर यूनिटी और इंटीग्रिटी, कंट्री के यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रीएम्बल। तो ये हमारे पास फाइनली यहाँ पे कंक्लूड होते दिखता हुआ। तो ये था हमारे पास मेन पॉइंट। और लास्ट में अगर आप देखते हो तो कल हमने एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को ही डिस्कशन किया था, और फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है हमारा आज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उसका प्रीएम्बल, और साथ साथ हमारा एनसीईआरटी का भी कंटेंट यहाँ पे खत्म होते दिखता हुआ, ठीक है। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा जो बुक लिखा गया था, ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी अपनी खुद की, उन्होंने लिखी थी, उसका क्या नाम था? तो आपने देखा था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उन्होंने खुद लिखा था, राइट। हमने पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया। फिर विच पार्टी फॉर द लिबरेशन मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, आपने देखा था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, राइट। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कि माना जाता है क्या था, एक हमारे पास अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, जहां पे लेबर पार्टी भी थी, बाथ पार्टी तो यहाँ पे थी नहीं, लेबर पार्टी जिसे आप बोलते हो वर्कर्स पार्टी वो यहाँ पे थी, और कम्युनिस्ट पार्टी जिसे आप बोल सकते हो वो भी थी, और साथ साथ आप देखेंगे कि लाइक लिबरल व्हाइट पीपल भी थे जो कि समझते थे कि हम ये जो जाति कर रहे हैं वो सही नहीं है। और फाइनली उनसे ही मिलके, आप उन सभी से मिलके क्या बनता है? ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनता है, और इसलिए ये माना जाता है क्या था, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, आइए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हो आप, मेंशन द नेम ऑफ मेन लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका हु अपोज्ड अपार्थाइड। अपार्थाइड को अपोज करने के लिए नेल्सन मंडेला ही एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, कहां के भाई? साउथ अफ्रीका के। तो आप आराम से इसे हाईलाइट कर सकते हो बिना किसी डाउट के। फिर आगे बढ़ते हो, इन विच ईयर मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कौन थे वो भाई? तो वो थे हमारे पास मोतीलाल नेहरू और उनके साथ और 8 उनके लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सहपाठी, सहयोगी। और वहां पे ये कब हुआ था भाई? 1928 में पहली बार आप देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हो, इन विच मैगजीन महात्मा गांधी रोट हिज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। किस मैगजीन में उन्होंने लिखा था ये बात? युगांतर, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ये तो पता है कि लिखा ही गया था किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने ये बात लिखी थी, ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा ही लिखा गया था। यंग इंडिया लिखा गया था किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। महात्मा
गांधी। और वहीं पे ये बात बोलते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हम करते हैं, वो बताया था उन्होंने यंग इंडिया के अंदर। युगांतर की भी बात करोगे आप, युगांतर कौन लिखे थे भाई? युगांतर किन के द्वारा लिखा गया था? जल्दी से मुझे फटाफट बता दीजिए, युगांतर किन के द्वारा लिखा गया था? या अब आ ही गया है ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए बताइए मुझे, युगांतर किन के द्वारा ये मैगजीन लिखा गया था? हाँ, भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त, एन दत्ता, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हो आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, जो कि अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, 2 मार्क्स में डायरेक्टली आते हैं। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपको पता है, सभी को पता होगा बिना किसी डाउट के। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद बात आगे बढ़ते हो। तो व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कब अडॉप्ट किया गया था भाई? नवंबर 26 1949 को। ध्यान रखेंगे, अडॉप्शन, एडॉप्टेड एंड अप्लाइड दोनों अलग है, ठीक है ना। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अप्लाई हुआ था पूरे इंडिया के ऊपर, लागू हुआ था कब भाई? 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, अडॉप्टेड और अप्लाइड में अंतर है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये हो गया। When did Constitution of India came into effect? कब ये इफेक्ट में आया, कब ये अप्लाई हुआ? तो देखिए जनवरी 26 1950 को, ठीक है, करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हो। हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में उस वक्त कितने मेंबर थे? तो टोटल 299 थे। प्रिंसली स्टेट्स को आप हटा देते हो, और साथ साथ आपको पता है कि जो इलेक्शन हुए थे वहां पे आपको दिखेंगे कि लोग थे जो कि हमारे पास यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे, पर चूंकि उस वक्त तक आते आते हमारे हमारे पास ये दिमाग में आ गया था कि भाई इंडिया का पार्टीशन होना है, तो इंडिया जो कि आज देख रहे हो वहां पे सिर्फ 299 मेंबर्स ही थे इस पार्ट से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हो। तो फ्रॉम विच कॉलोनियल लॉ, किस कॉलोनियल लॉ से आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अडॉप्टेड मेनी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आपने देखा कि कॉलोनियल रूल से अगर इंडिया ने कुछ बोरो किया था तो वो था सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये क्या है? मेजर सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बारे में पहले भी बता रखा है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड सिस्टम? एक्सप्लेन कीजिए। आपने देखा था दिस वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, और यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रमोट किया जाता था। यहाँ पे अब बात करेंगे कि जो नॉन व्हाइट्स हैं वो इंफीरियर हैं, एंड लाइक पब्लिक जो सर्विसेज हैं दोज विल बी नॉट एप्लीकेबल एंड अवेलेबल फॉर दीज नॉन व्हाइट पीपल। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन होंगे, आप यहाँ पे बता सकते हैं। स्कूल नहीं जा सकते हैं, पब्लिक जो भी इंस्टीट्यूशंस थे लाइक हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट्स, टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, यहाँ पे आपको अलाउड नहीं होगा जाना। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे जिक्र। ब्रीफली एक्सप्लेन द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आराम से शुरू से बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का क्या नीड था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में कौन कौन से लोग थे, कौन लोग मिलके इसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, एक प्रोटेस्ट जो फॉर्म हो रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट वो कैसे हो रहा था, और फाइनली 28 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहते हैं, बाहर आते हैं, और 26 अप्रैल 1994 को क्या बनता है, ये इंडिपेंडेंस हासिल होता है किसको? साउथ अफ्रीका को। और वहां पे पहली बार रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका देखेंगे बनते हुए, और वहां पे ये झंडा फहराते हैं हमारे नेल्सन मंडेला, अनफोल्ड करते हैं, और फिर हमारा ये पॉइंट कैलकुलेट हो जाता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है आप बता सकते हैं? हमने डिटेल में वहां पे डिस्कशन देखा, क्या क्या इंश्योर करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या फैसिलिटेट्स करता है, क्या क्या जनरेट करता है, सभी चीजें आप प्रोवाइड करा सकते हो। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल। सेक्युलरिज्म, जहां पे सभी धर्मों को बराबर तवज्जो देंगे आप। सोवरेनिटी, जहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स जो हमारे कंट्री से रिलेटेड उसके लिए डिसीजन हम लेंगे। इक्वलिटी, सभी के लिए जहां पे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म लॉज की। रिपब्लिक, जहां पे गवर्नमेंट चुनने की राइट दी जाएगी यहाँ के लोगों को। जस्टिस, जहां पे हम सभी को क्या करेंगे, न्याय देंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो डिस्कस होते हुए, ठीक है, करेक्ट। चलिए ठीक है। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आप बता सकते हो आराम से, ये सारे पॉइंट्स।
तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते थे जो कि हमने देख रखे हैं इस चैप्टर से आते हुए, और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो कि हम डाल देंगे आपको आज के सेशन के नोट्स के दौरान, तो आप उसे देख लीजिएगा। ये सभी आपको जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसके अंदर आपको दिख जाएंगे और हेल्प करेंगे आपको आपके स्कूल में जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसमें, इंटरनल एग्जाम्स में, चाहे एनुअल एग्जाम्स हो जाए, चाहे पीटी हो जाए, चाहे हाफ ईयरली हो जाए, ठीक नहीं, या फिर प्री बोर्ड हो जाए, सब में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो वाइंड अप करते हैं अपना आज का सेशन, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। किसी को कोई दिक्कत डाउट समस्या आएगी तो बिल्कुल बेझिझक बताइएगा। और जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देंगे, क्लास नोट्स के लिए आप हमारे मेडजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। एंड कल मतलब नेक्स्ट सेशन जब होगा हमारे पास, तो वहां पे हम आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नाजिजम। बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में खत्म भी कर रखा होगा। हम नाजिजम स्टार्ट करेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को वो इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो अगला सेशन मोस्ट प्रोबेबली वो होने वाला होगा थर्सडे को, वहां पे हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या ये नाजिजम। तो आप लोग आ जाइएगा, सभी लोग, बहुत कम सारे बच्चे लोग आ रहे हैं। और आपको अगर कोई दिक्कत डाउट समस्या आती है तो बिल्कुल बेझिझक आप हमें बताइए, तभी तो हम आपके ये रिजोल्यूशन प्रोवाइड करा पाएंगे, अदरवाइज कैसे हम आपके लिए कुछ नया चीज कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कल स्टडी हसलर अवनी बोल रहे थे कि उन्हें चाहिए कुछ एक ऐसे सेशन जहां पे एमसीक्यू करवाया जाए, लाइक केस बेस्ड क्वेश्चंस करवा जाए, बिल्कुल करवाएंगे हम। पहले कुछ एक जो मेजर कंटेंट है उसको हम कवर कर लेते हैं बाबू, नवंबर एंड के बाद आप देखेंगे बिल्कुल हम आप ही के ऊपर फोकस रहेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम हर एक तरह के जो पॉसिबल असिस्टेंस एड सपोर्ट जो हो सकते हैं हमारे साइड से हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुमन, थैंक यू धर्मेंद्र, थैंक यू पीहू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।